नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए आज केमिस्ट्री के बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर आया हूँ और चलिए क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन करने से पहले आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपना पेन पेपर लेकर जरूर बैठ जाए, ताकि जब मैं एक्स्ट्रा कुछ बताऊँ या लिखूँ तो उसे जरूर आप नोट करें, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या, स्टेनलेस स्टील मुख्यतः मिश्र धातु है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील की जब बात होगी तो इसका जो मिश्रण होता है दोस्तों, तो इसमें लोहा, निकेल, क्रोमियम, एक और एलिमेंट आता है, मगर यहाँ पे ऑप्शन जो है निकेल के साथ नहीं दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। मगर आप लोग इसे लिख सकते हैं, Fe होता है, Ni होता है और Cr होता है, Cr4 क्रोमियम, ठीक ना। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण। तो भौतिक परिवर्तन को सिंपल वे में समझिए कि कहने का मतलब जब 2 वस्तु को मिलाएंगे तो उससे तीसरा वस्तु नहीं बनना चाहिए, ठीक ना। मतलब अलग वस्तु का निर्माण नहीं हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन करते हैं। और जब 2 वस्तु को मिलाने या कुछ करने के बाद जो है नए वस्तु का निर्माण होता है, नेचर चेंज हो जाती है उसकी, तो उसे हम लोग जो है रासायनिक परिवर्तन करते हैं, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया भौतिक परिवर्तन है, तो देखिए पानी में चीनी का घुलना, ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक ना। और भौतिक परिवर्तन का और सिंपल चीज है कि जैसे 2 वस्तु को मिला दिए तो उसको फिर आसानी से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे पानी और चीनी को जब मिला दीजिएगा तो फिर पानी को अगर वेपराइज कर दिया जाए तो फिर आपको चीनी प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। इस कंडीशन में इसका जो है भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, काहे मोमबत्ती जब जलता है तो CO2 गैस बनता है। दूध से दही का बनना, ये भी लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, तो ये भी आपका क्या है, केमिकल प्रोसेस है। हवा में चांदी के बर्तन पे काला होना, तो ये जो है आपका सल्फर का ऑक्साइड बना लेता है, तो ये भी करने का मतलब आपका देखिए, तो ये बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, ये तीनों आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक ना। जैसे आप सिंपल देखिए कि लोहा को जब हम लोग क्या करते हैं कि बाहर में छोड़ देते हैं, तो कुछ दिन के बाद उसके ऊपर क्या होता है, एक काली जैसी परत बैठ जाती है। तो वो जो परत बैठता है वो केमिकल प्रोसेस है। जंग लगना करने का मतलब लोहा था, लोहा से वो क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया, तो लोहे पे जंग लगना क्या है, केमिकल प्रोसेस है दोस्तों, ठीक ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बाकी को आप नोट कर लीजिए, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा कि वायु एक है, तो वायु देखिए एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि इसमें जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक ना, CO2, आर्गन, बाकी जलवाष्प वगैरह सब का क्या है, मिश्रण है। तो वायु में जो है 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितना 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन जो है 0.93% है, ठीक ना। तो इसे आप तो इस तरह से आप इसका परसेंटेज भी याद रखें, और वायु क्या है आप इसको याद रखिए, मिश्रण है, ठीक ना। देखिए यौगिक क्या होता है, तो यौगिक जो होता है क्या, जिसका आप सूत्र लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे जल एक यौगिक है, ठीक ना, काहे कि जल का जब सूत्र लिखिएगा तो H2O होगा, तो जल एक क्या है, यौगिक है। तत्व क्या होता है, तो आप आवर्त सारणी में जितने चीज को देख रहे हैं वो सभी का सभी आपका क्या है, तत्व है, ठीक ना। और आगे हम लोग चलते हैं पारद। तो पारद को हम लोग जो है जनरली Hg से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे पारा भी बोलते हैं। तो पारा एक प्रकार का क्या है, धातु है दोस्तों, ठीक ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता दें धातु और धातु क्या होता है, ये हम आपको बता दें कि जब पदार्थ का वर्गीकरण होता है, जब पदार्थ का क्या होता है, वर्गीकरण होता है, तो उसका 2 प्रकार से होता है, एक होता है शुद्ध रूप, एक होता है मिश्रण। तो जब शुद्ध रूप को बांटा जाता है तो एक बन जाता है इसमें क्या, तत्व, एक बन जाता है यौगिक, एक हो जाता है तत्व, एक हो जाता है क्या, यौगिक हो जाता है, ठीक ना। और फिर तत्व को जब डिवाइड कीजिएगा तो तत्व जो हो जाता है वो आपका पहले यौगिक को हम बांट दे, यौगिक को जब बांटिएगा तो कार्बनिक और क्या हो जाता है, अकार्बनिक यौगिक हो जाता है। और तत्व को जब बांटिएगा तो धातु और क्या हो जाता है, अधातु हो जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ 2 भाग में बटेगा, एक भाग शुद्ध पदार्थ का एक भाग जो होता है तत्व होता है, दूसरा भाग क्या होता है, यौगिक होता है। तत्व का फिर 2 भाग होता है, एक क्या होता है धातु, दूसरा क्या होता है अधातु। और यौगिक का 2 भाग होता है, एक कार्बनिक और दूसरा क्या होता है, अकार्बनिक होता है, ठीक ना। और मिश्रण में जब चलिएगा तो समांगी मिश्रण और क्या होता है, विसमांगी मिश्रण होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पारद क्या है, तो पारद जब आप इसका क्लासिफिकेशन जब कीजिएगा तो ये धातु के श्रेणी में आता है, किसमें आता है, धातु के श्रेणी में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी हो गया, प्रभाजी आसवन हो गया, कैम्फर हो गया, सॉरी ऊर्ध्वपातन हो गया, ये सभी जो है क्या कहते हैं, पदार्थों का
मतलब पदार्थों को अलग करने की या मतलब उसको सेपरेशन करने की एक विधि होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में बोला गया, तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि मिश्रण के अवयवी पदार्थ को अलग करने के लिए इस विधि का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाता है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखें कि क्रोमेटोग्राफी जो होता है मिश्रण से अवयवी पदार्थ को अलग करने की एक क्या है, तकनीक है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 6 नंबर में। सारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अन्य पदार्थ में बांटा नहीं जा सकता है। तो देखिए अभी हम तुरंत बताए थे कि पदार्थ का जब वर्गीकरण किया गया था, मेटर का जब वर्गीकरण किया गया था तो दो में हुआ था, एक प्योर में हुआ था मतलब शुद्ध पदार्थ में हुआ था, एक मिक्सचर में हुआ था, ठीक ना। और प्योर को जब किया गया था तो एक तत्व आया था, एक क्या आया था, एक तत्व आया था, एक यौगिक आया था, ठीक ना। तो देखिए तत्व का जो है वर्गीकरण नहीं, मतलब उसको अन्य किसी पदार्थ में बांटा नहीं जा सकता। तो तत्व को यहाँ इंग्लिश में लिखा एटम, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। देखिए तांबे मिश्र धातु है, तो तांबा का जब मिश्रण याद कीजिएगा तो इसमें हम सिंपल फंडा बताएंगे याद करने के लिए। तांबा का मिश्रण जो है, जैसे पिताजी अगर लिखते हैं तो पिताजी जो है पीतल का मिश्रण होता है, पी से पीतल, तो से तांबा, जी से जिंक होता है। तो मतलब कहने वाले पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। तो आपको पूछ रहा है तांबे की मिश्र धातु है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि ऊंची स्थान पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायु दाब घटने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी 100 डिग्री से नीचे पर ही क्या होता है, उबलने लगता है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है, फिर देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो यहाँ कंप्लीट जो एलिमेंट दिया गया है, इस्पात को ही यहाँ लोहा के सेंस में हम लोग देखेंगे। तो इस्पात, निकेल और क्रोमियम, ये तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 10 नंबर में कौन सा मिश्रण है। तो अभी तुरंत हम बताएं कि हवा एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। चौक करने का मतलब ये जो है खड़िया है, ये चौक एक प्रकार का क्या, यौगिक होता है। जल भी एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, यौगिक है दोस्तों, ठीक ना। तो आप इस सब को आप याद रख सकते हैं। चौक करने का मतलब, चौक से कंफ्यूज नहीं करना है। चौक का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है, आप नोट कर सकते हैं। जल को H2O बोलते हैं, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। तो इस तरह से जिसका हम लोग जो है नॉमिनक्लेचर नेम लिख सकते हैं, दो धातुओं को मिलाने के बाद वो मेरा क्या होता है, यौगिक होता है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 11 नंबर में। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन है। क्या है, ऊर्ध्वपातन पूछा गया है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन के बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आप उसको याद भी रखें और बहुत ज्यादा उसको काम में लाया भी जाता है दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर तो सिंपल दिया है कि कौन से ऊर्ध्वपातन के पदार्थ हैं। तो कैम्फर का मतलब कपूर होता है, तो कपूर। अब सबसे पहले आपको समझना है कि ऊर्ध्वपातन प्रोसेस क्या है। तो देखिए होता है क्या कि पदार्थ का अभी तक जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं 3 अवस्था, मगर आपको पता होगा कि 2 अवस्था और खोज हो चुका है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। 3 अवस्था तो आप लोग जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए इसके अलावे जो है चौथा अवस्था प्लाज्मा का खोज हो चुका है, और 5वां अवस्था जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का खोज हो चुका है, ठीक ना। तो देखिए हम पूरा नहीं लिख पाए, मगर मेरे साउंड को ध्यान दीजिए, वो आप उसको नोट कर लीजिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ऊर्ध्वपातन का मतलब हम समझा रहे थे। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है क्या, तो देखिए कहा जाता है क्या जनरली कि जब ठोस को जब गर्म कीजिएगा तो वह द्रव में बनता है, और द्रव को जब गर्म कीजिएगा तो वह कहाँ जाएगा, गैस में जाएगा, ठीक ना। कहाँ बनेगा, गैस में। मगर ऊर्ध्वपातन एक ऐसी विधि है जिसमें ठोस को गर्म करने के बाद डायरेक्ट वह किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में हो जाती है, ठीक ना। और द्रव में ये कन्वर्ट नहीं होता है, बीच का प्रोसेस को ये अप्लाई नहीं करता है। तो ठोस से जब कोई पदार्थ को गर्म करने पर डायरेक्ट गैस बन जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक ना। तो कैम्फर उसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हम 2-4 एग्जाम्पल और कोशिश करेंगे कि आप लोग नोट कर लें कि जैसे कैम्फर तो है ही, आयोडीन भी होता है, ठीक ना। कैम्फर, आयोडीन याद कर लें, उसके बाद नेफ्थलीन याद कर लें, और अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन, ठीक ना। हम अब 4-5 बोले हैं, फिर से नोट कर सकते हैं आप। कपूर जिसको हम लोग कैम्फर बोलते हैं, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, आयोडीन, ये सभी जो है ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12। करा क्या, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण, देखिए यौगिक का सूक्ष्मतम कण बोल रहा है जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो देखिए क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाता है कि जब कोई
तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? परमाणु। स्वतंत्र अवस्था में जो नहीं रहता वो, और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं हो सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? परमाणु हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन करा 13 नंबर में, धातु का कौन सा गुण जो है, धातु का कौन सा गुण उसे पतली चादर के रूप बनाने में मदद करता है? तो देखिए धातु का जब आप प्रॉपर्टीज पढ़िएगा तो धातु का प्रॉपर्टीज होता है क्या कि धातु ठोस होता है, धातु को पीटने पर आवाज होती है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, धातु आघात वर्धनीय होता है, मतलब उसको पीट पीट के चादर बना सकते हैं, धातु में तन्यता होती है, उसको पीट पीट के एक तार बनाई जा सकती है। ठीक ना। तो ये सब इसका जो है भौतिक क्या कहते हैं लक्षण है। तो इसका जब देखिएगा तो ये आघात वर्धनीय का इंग्लिश दिया है मेलेबिलिटी। ठीक ना। तो इसको आप याद कर लीजिए, इसका मतलब आघात वर्धनीय होता है और आघात वर्धनीय के कारण ही उसे पतली चादर के रूप में हम लोग क्या करते हैं? पीट कर फैला सकते हैं। ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए जंग, अभी हम तुरंत बताए थे, जंग जो होता है फेरस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? Fe2O3X इसका फॉर्मूला होता है। ठीक ना। X करने का मतलब X कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक ना। तो जंग एक प्रकार का क्या होता है, चूंकि इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं तो इसका मतलब जंग एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। ठीक। आगे 15 नंबर चल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु धातु है? ठीक ना। तो देखिए पीरियोडिक टेबल को जब गौर कीजिएगा तो पीरियोडिक टेबल के बाईं ओर, चूंकि पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जब देखिएगा तो बीच से एक इस तरह से बनाया गया है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो लेफ्ट ये डायरेक्शन, मतलब ये बीच की सीमा के बाद जो लेफ्ट तरफ होती है वो सभी का सभी आपका मेटल होता है, धातु होता है, और राइट साइड जो होता है सभी का सभी क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ठीक ना। और धातु होता है। ठीक। और ये बीच में जो धातु जो तत्व इसको डिवीजन करता है उसे हम लोग उपधातु बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपधातु बोलते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको क्वेश्चन जो पूछा गया कि परमाणु धातु कौन सा है, तभी तुरंत हम ऊपर बताएं कि मरकरी आपका क्या है? धातु है। ठीक ना। आप उसे नोट कर ले। ब्रोमीन आपका अधातु है और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव की अवस्था में पाई जाती है। और ये मरकरी भी, देखिए दोनों एक्सेप्शनल यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसलिए हम डिस्कस करा रहे हैं। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग नोट कर लिए होंगे और आगे हम लोग चलते हैं। ठीक ना। 16 नंबर कह रहा है कि धातु को पीट पीट कर पत्थर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी तुरंत हम समझाए कि आघात वर्धनीय होता है, और तार बनाने की अगर प्रक्रिया को पूछा जाता है तब उस कंडीशन में तन्यता हो जाता है। ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक है? बार बार हम बोल रहे हैं जिसका आप सूत्र लिख सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया का जब सूत्र देखिएगा तो NH3 होता है, तो अमोनिया क्या है? यौगिक है। ठीक ना। बाकी आप क्वेश्चन आप कहेंगे कि ऑक्सीजन का भी सर O2 लिख सकते हैं, तो मगर ये O2 लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन आपका क्या है? तत्व है। पारा भी क्या है? तत्व है। पीरियोडिक टेबल में जाइएगा डायरेक्ट ऑक्सीजन लिखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल में अमोनिया खोजिएगा तो अमोनिया आपको नहीं मिलेगा। ठीक ना। अमोनिया चूंकि NH3 होता है। ठीक। तो इस तरह से आपका जो है यौगिक हो जाएगा क्या? C नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कण नहीं है? तो देखिए परमाणु का जब डिवीजन, पहले तो बोला गया था डाल्टन के द्वारा कि परमाणु अविभाज्य है, मगर बाद में जो है उसकी इस थ्योरी को ब्रेक किया गया। परमाणु जो है क्या कहते हैं? विभाज्य योग्य है, और इसको जब बांटा गया था तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा गया था। तो फर्स्ट टाइम जब 3 पार्ट में तोड़ा गया था तो इसी को हम लोग फंडामेंटल पार्ट इसका कहते हैं। ठीक ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल पार्ट है, प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्ट है, न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्ट है। इसका D नंबर प्रोटॉन नहीं होगा। ठीक ना। तो इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं। करा 19 नंबर में, पर्वतों पर जल डैश तापक्रम पर उबलता है। तो देखिए पर्वत पे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो दबाव जो है क्या होती है? कम होती है। तो दबाव जब कम हो जाती है तो दबाव कम होने के बाद जो है कम ही मतलब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जनरली उबलता है, मगर जैसे दबाव कम होता है तो उससे बिलो होकर 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे क्या होता है? पानी उबलने लगता है। ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। ठीक। आगे कह रहा है कि 20 नंबर में बर्फ की गलन गुप्त उष्मा क्या है? तो देखिए सभी पदार्थ का अपना अपना जो है लेटेंट हीट होता है, तो यहाँ बर्फ का पूछा गया तो इसको डायरेक्ट याद कीजिए, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक ना। करा निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? अधातु पूछ रहा है। ठीक ना। तो अधातु के बारे में जब आप देखिएगा इसमें तो देखिए बॉक्साइट एल्युमिनियम का है तो ये धातु है, मैग्नीज भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, इसमें सिलिका जो है आपका क्या है? अधातु खनिज है। ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक ना।
आगे हम लोग चलते हैं। 22 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु गुण सबसे अधिक रखता है। धात्विक गुण सबसे अधिक रखता है, तो जो धातु होगा वो धात्विक गुण रखेगा, ठीक ना। तो इसमें धातु आपका क्या है, एल्युमिनियम है, तो धात्विक गुण सबसे अधिक रखे। कांसा आपका मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है, स्टेनलेस स्टील भी आपका क्या है, मिश्रण है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 23 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपको बता दें थोथा जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन थोथा, फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लू, फिर पढ़ेंगे व्हाइट, ठीक ना। ये 3 प्रकार का पढ़ेंगे। तो देखिए नीला थोथा आपसे पूछा गया है, तो नीला थोथा किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब लोहा पे जब जंग लगता है तो वो हरा दिखता है। तो कहने का मतलब जब ग्रीन थोथा की बात होगी तो लोहा से रिलेटेड उसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा दोस्तों। किससे संबंधित होगा, लोहा से संबंधित होगा। तो देखिए ग्रीन थोथा का सूत्र होगा FeSO4, सुन के लिख सकते हैं, FeSO4 7H2O होता है, ठीक ना। ब्लू जो होता है, ब्लू जो होता है कॉपर का होता है। ब्लू किसका होता है, कॉपर का होता है। तो ये होता है CuSO4, ये भी होता है 7H2O, सॉरी इसमें 5H2O होता है, ठीक ना दोस्तों, 5H2O। और वाइट जो होता है जिंक होता है, और इसका होता है ZnSO4 7H2O, ठीक ना। तो ये 5H2O 7H2O पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ग्रीन और व्हाइट में 7H2O रहता है, और ब्लू में जो होता है क्या होता है, 5H2O होता है, ठीक ना। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नीला थोथा का सूत्र होता है, तो आप देख सकते हैं आप इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक ना। मगर यहाँ पे आपको हम बता दें, देखिए कि थोथा को कभी कभी विट्रॉयल भी लिखता है। विट्रॉयल आप नोट कर सकते हैं, या कहीं कहीं बहुत सारे किताब जो थोथा का मतलब कशिश भी, जैसे यहाँ पे पूछ सकता था नीला कशिश का सूत्र क्या होगा, तो नीला कशिश नीला थोथा एक ही हुआ, ठीक ना। ग्रीन मतलब हरा थोथा या हरा कशिश एक ही होगा, ठीक ना। तो थोथा को 2-3 भाषा में बोला जाता है। थोथा का मतलब कशिश होता है, या कहीं कहीं इंग्लिश में विट्रॉयल लिखता है, ठीक ना। तो आप इसको नोट कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। जैसे कभी कभी इसी में एक प्रश्न आता है, बहुत पहले हम जब कंपटीशन के दौर में थे तो एक बार हमें जब नजर आया था, तो बहुत दिन से याद है हमें, तो उसको हम बताते चलते हैं। कभी कभी जो है कशिश का तेल आता है, मतलब इसको लिखता है ऑयल ऑफ विट्रॉयल लिखता है। क्या लिखता है, विट्रॉयल। ये पूछा जाता है कशिश के तेल के नाम से किस यौगिक को जाना जाता है। तब उस कंडीशन में इसका आंसर जो होगा दोस्तों H2SO4 हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 24 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, ठीक है। करा जिप्सम। देखिए जब हाथ टूट जाता है तो उस समय जिप्सम के यौगिक का ही जो है काम आता है, ठीक ना। तो देखिए जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का सूत्र जो होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट होता है, और 2H2O लगा रहता है। तो जो देखिए जब H2 में जब 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो जिप्सम हो जाता है, और इसी में देखिए CaSO4, और यहाँ पे जब हाफ लग जाएगा, हाफ H2O लग जाएगा, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको कभी कभी पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस मतलब यौगिक से किया जा सकता है, तो जिप्सम से किया जा सकता है। जिप्सम का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो C नंबर होगा, और प्लास्टर पेरिस को आप साइड से नोट कर सकते हैं, CaSO4 हाफ H2O, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। 25 नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप बहुत बेहतर ढंग से याद करें। देखिए करा कि अधातु होती है, तो अधातु हमेशा ऑक्सीकारक होता है, ठीक ना, और धातु क्या होता है, हमेशा अवकारक होता है। तो इसका 25 का आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 25 का A। आगे हम लोग चलते हैं। इसमें और एक बात हम बता दें, कभी कभी धातु का ऑक्साइड के बारे में पूछता है कि क्या होगा, अम्लीय या क्षारीय। तो देखिए धातु जितने भी होते हैं सब क्षारीय होती है, ठीक ना, और अधातु जितनी भी होती है सब अम्लीय होती है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से जवाब देने के लिए क्लियर हो सकता है। जैसे आपसे पूछेगा CO2 का नेचर क्या होगा, तो CO2 देखिए ये अधात्विक है, ठीक ना, तो इसका नेचर जो होगा क्या होगा, अधातु का ऑक्साइड है, ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। मगर आपसे पूछ देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम MgO लिखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते हैं, इसका नेचर पूछेंगे तो इसका नेचर क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक ना। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 26 नंबर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर जो आप देखते हैं कि
पानी के शुद्धिकरण के लिए या शहरों में जो है स्वच्छता के लिए जो है रोड के किनारे व्हाइट, हल्का पीला और व्हाइट का मिश्रण का टाइप का जो छीटा जाता है उसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो इसका सूत्र जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका आंसर होगा बी, CaOCl इंटू Cl। कहीं कहीं किताब में क्या होता है CaO देकर Cl2 लिख देता है, तो इसको भी आप नोट इस तरह से करके याद कर सकते हैं, या इसको जब एलाबोरेट करेगा तो आपका आंसर इस तरह से दिखेगा। तो आंसर क्या होगा? बी। इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं 27 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा हाइड्रोलिथ का सूत्र क्या है? तो हाइड्रोलिथ का सूत्र जो होता है कैल्शियम हाइड्राइड होता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। ये कैल्शियम सल्फेट है, ये इसको हम लोग भाखड़ा चूना बोलते हैं, इसको एस्केलेट भाखड़ा चूना बोला जाता है, ठीक ना। बुझा हुआ चूना भी इसको कहा जाता है। और CaO को हम लोग कली चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कली चूना बोलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं 28 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, बस इसके बारे में हम बता सकते हैं। करा कि Na2S2O3 5H2O, ये इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हाइपो के नाम से जाना जाता है। और हाइपो का प्रयोग कहाँ होता है? तो फोटोग्राफी में होता है। कहाँ होता है? फोटोग्राफी में होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पे एक नाइटर दिया, नाइटर के बारे में हम बता सकते हैं। नाइटर जो है एक प्रकार का क्या है? विस्फोटक चीज है, ठीक ना। और नाइटर का सूत्र जो होता है KNO3 होता है। क्या होता है? नाइटर का KNO3 होता है। और ये एक प्रकार का क्या है? विस्फोटक है, ठीक है। चलिए देखिए 29 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा कि रेड मेडिसिन का सूत्र क्या होता है? लाल दवा का सूत्र क्या है? तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट मतलब कहने का मतलब KMnO4। देखिए धीरे धीरे आप इसका नाम भी याद कीजिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उसको साइड में लिख लीजिए किसको क्या है। जैसे भी इससे पहले हम बताए थे नाइटर के बारे में बताए थे, नाइटर के बारे में बताए थे KNO3, पोटेशियम उसको नाइट्रेट बोलते हैं। इससे पहले हम H2SO4 के बारे में बताए थे, उसे जो है हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक ना। अभी जैसे लाल दवा के बारे में बोले थे KMnO4, मगर इसे बोलते क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, ठीक ना। इसे हम लोग पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, ठीक। उसके बाद इसे जो है सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसे सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक ना। तो इसे आप इस तरह से लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 30 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा कि कौन कार्बनिक यौगिक के गुण नहीं है। तो देखिए आपको सबसे पहले बता दें, बस थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे तो आसानी बन जाएगा। यौगिक जब होता है तो दो तरह का होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है और एक अकार्बनिक यौगिक होता है। तो ये सबसे पहले आप समझिए कि कार्बनिक और अकार्बनिक है क्या। तो जैसे इधर अगर CH4 लिखते हैं तो ये कार्बनिक यौगिक हो गया, और इधर H2O लिखेंगे तो ये क्या हो गया? अकार्बनिक यौगिक हो गया। जैसे इधर C2, अगर इधर हम मान लेते हैं कि एक एसिटिलीन का सूत्र लिखते हैं C2H2, लिखा नहीं रहा, आप लोग नोट कर लीजिए। एसिटिलीन C2H2 को कहते हैं C2H2। तो देखिए इसमें कार्बन इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये कार्बनिक यौगिक है। और इधर अगर हम HCl लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखते हैं, तो इसमें कार्बन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। अब यहाँ पे देखना है कि अकार्बनिक यौगिक स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। और कार्बनिक यौगिक क्या होता है? वीक होता है, ठीक ना। तो अब इसी से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अकार्बनिक यौगिक का जो भी नेचर होगा वो स्ट्रॉन्गनेस में आएगा, कार्बनिक यौगिक का जो भी आएगा वो लेसर में आएगा, ठीक ना। तो देखिए कह रहा क्या, कार्बनिक यौगिक के गुण, कह रहा कि इनके घोल विद्युत के कुचालक होते हैं। पहला ऑप्शन है इसका कि इनका घोल जो है विद्युत का कुचालक होता है, तो सही। इसका घोल जो है विद्युत का कुचालक होता है, सही है, क्योंकि इसमें आयन होता नहीं है, ठीक ना दोस्तों, इसलिए कुचालक होता है। ये प्रायः जल में अघुलनशील होते हैं, ये भी सही बात है, ये जल में अघुलनशील होता है। करा इसका द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता है, नहीं। और अकार्बनिक यौगिक का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। तो इसका मतलब गलत क्या है? यही है, C नंबर ही गलत है। ये धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, सही है बात। तो कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। आगे हम लोग 31 में चल रहा है। कह रहा क्वेश्चन क्या कि यौगिक बनाने में ऊर्जा परिवर्तन होता है, श्योर होता है, ठीक ना, नो डाउट। H2 + O2 को जब आप रिएक्ट कीजिएगा तो आपका क्या बनेगा? H2O होता है, या CaSO4 2H2O को जब 120 डिग्री सेल्सियस पे आप गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जो हम बताए थे CaSO4 हाफ H2O। तो सब में जो है एनर्जी का रिड्यूशन होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब यौगिक बनने में जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है, सही है। यौगिक के गुण अवयवी तत्वों के गुण के समान होता है, ये गलत है दोस्तों। इसको हम देखिए सिंपल एग्जांपल से आपको समझा सकते हैं। हाइड्रोजन एक प्रकार का ईंधन है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह जल सकता है, मगर जब यह रिएक्ट करता है तो H2O बन जाता है। देखिए हाइड्रोजन का काम जलने का है, ऑक्सीजन का काम जलाने का है, मगर
H2O जब बन जाता है तो इसका काम बुझाने का हो जाता है। तो मतलब इसके दोनों नेचर से इसका नेचर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक ना। तो ये 2 नंबर इसका कहने का मतलब एक सही है, 2 नंबर क्या है, गलत है। अब कह रहा है यौगिक के अवयवी तत्वों को भौतिक विधि से अलग किया जाए, नहीं, यौगिक को किसी भी भौतिक विधि द्वारा हम उसको अलग नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है, ठीक ना। केवल इसका आंसर हो जाएगा एक। आगे हम चलते हैं 32 नंबर, अभी तुरंत हम डिस्कस कराए CaOH, इसको हम भाखड़ा चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाखड़ा चूना या बुझा हुआ चूना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और कली चूना के बारे में भी तुरंत हम बताए थे CaO, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं 33 नंबर, देखिए आ ही गया 33 में, जब भी व्हाइट की बात होगी तो जिंक की बात होगी, व्हाइट में कौन आएगा, जिंक आएगा, ये सबसे पहले नोट कीजिए। ग्रीन जब आएगा तो उसमें जो है लोहा Fe आएगा, और जब ब्लू आएगा तो आपका क्या होगा, कॉपर होगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि किस में कौन आएगा। तो यहाँ व्हाइट थोथा के बारे में पूछा गया तो ZnO4 7H2O हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 34 नंबर में कह रहा है कि हाथ से गैस का सूत्र होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हाथ से गैस कहा जाता है, तो N2O हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में कि निम्नलिखित में किसका उपयोग सफेद पेंट के रूप में किया जाता है, तो लिफोथिन का जो उपयोग किया जाता है वो पेंट के रूप में किया जाता है दोस्तों, ठीक ना। नाइट्रोलियम का तो खाद के रूप में किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं 36 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है, ठीक ना। देखिए यही है उपधातु, जो कि आपको हम बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में जो है एक बीच में लाइन का काम करता है, जो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट देता है। तो ये बीच में जो धातु आता है, सॉरी तत्व जो आता है, उसी को हम लोग उपधातु कहते हैं। तो देखिए सिलिकॉन भी उपधातु है, गैलियम भी उपधातु है, आर्सेनिक भी उपधातु है, तो कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला 37 नंबर क्वेश्चन पे चलने का, निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक यौगिक है, अभी तुरंत हम बताएं। अकार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं होगा वो आपका अकार्बनिक यौगिक होता है, ठीक ना। नहीं करा, निम्नलिखित कौन अकार्बनिक यौगिक है, तो इसमें देखिए इसमें कार्बन है, ये कार्बनिक यौगिक हो गया, इसमें भी कार्बन है, ये भी कार्बनिक होगी। H2O में आपका कार्बन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा H2O जल। अब देखिए निम्नलिखित में कह रहा है 38 नंबर में, निम्नलिखित कौन मिश्रण है, तो हम बताए थे कि मिश्रण जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, वायु हो गया, ये सब क्या है, मेरा मिश्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। पानी का हम लोग सूत्र लिखते हैं H2O, ये मेरा क्या है, यौगिक है। TNT भी उसके बाद मार्बल भी जो है आपका, मार्बल को संगमरमर कहते हैं, जो CaCO3 से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, तो ये भी यौगिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीतल ही जो है क्या है, मिश्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 39 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा विषैला गैस है दोस्तों, ठीक ना। तो देखिए मस्टर्ड गैस भी विषैला गैस है। मस्टर्ड गैस का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं, जब सरसों के तेल जब आप मुंह में लगाते होंगे तो आंख में जब लग जाती है तो आंसू आने लगता है, ठीक ना, तो वही मस्टर्ड गैस होता है, ठीक ना। तो प्राय वह सरसों के तेल में हल्का फुल्का देखने के लिए मिलता है। क्लोरीन गैस भी जो है फूलों का रंग उड़ा देता है, ये भी जो है विषैला है। और क्लोरोफॉर्म तो ऑलरेडी जो है CHCl3 ये विषैला है, ठीक ना। तो कहने का मतलब इसमें जो है सभी का सभी आपका क्या है, विषैला गैस है दोस्तों। तो चलिए आज केमिस्ट्री के 39 क्वेश्चनों के डिस्कशन में आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को जो है बेहतर लगा होगा, और ये भी उम्मीद करते होंगे आप ईमानदारी से लिख भी रहे होंगे, ठीक ना। अगर ईमानदारी से लिख रहे होंगे तो आप अपने करियर के प्रति वफादार हैं, ठीक। अगर नहीं लिख रहे होंगे तो फिर ऐसा हमें फीलिंग हो, मतलब प्रतीत होगा कि आप लोग अपने करियर के प्रति वफादार नहीं है दोस्तों, ठीक ना। तो इसे हल्के में ना ले, और इसे एक दृढ़ संकल्पित होकर जरूर इसको पेन पेपर पे नोट कीजिए, और नोट करने के बाद इसको 2 से 3 बार बनाइए। उसके बाद फिर कोई सेट को उठा के देखिए, आपको जनरली यही सब क्वेश्चन जो है इधर उधर से आपको थोड़ा मतलब दायां बायां करके ऑप्शन चेंज करके यही सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों। और पढ़ने का तरीका आप लोग अपना जरूर बदलें। जिस तरह से मैं ऑप्शन को डिस्कशन कराता हूँ, तो उसी तरह से आप लोग जब पढ़े अपने से भी तो ऑप्शन को जरूर डिस्कस करें, ठीक। और दूसरा मैं बात आज बताने जा रहा हूँ, हालांकि दरोगा पर जो है एक सिलेबस का मैं डिस्कशन करने वाला था, समय अभाव के कारण हम जो है डिस्कशन नहीं करवा पाए, मगर हम लास्ट में ये बता दें आपको कि दरोगा का जब आप सिलेबस का एनालिसिस कीजिएगा तो उसका मेजर पार्ट जो दोस्तों हैं, हम मेजर पार्ट बता देते हैं। मेजर पार्ट जो है मॉडर्न इंडिया है। सबसे ज़्यादा आप लोग जो है अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडर्न इंडिया को ज़्यादा फोकस करें। दूसरा नंबर इंडियन पॉलिटी को फोकस करें, इंडियन पॉलिटी। तीसरा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को। चौथा साइंस, तो हम बता रहे हैं साइंस को करना ही है। और पांचवा जो है
इकोनॉमिक्स को, ठीक ना। ये मेजर पार्ट है दोस्तों। इतना अगर आप कर लेते हैं तो देखिए आपको मोटा मोटी जो है मॉडर्न इंडिया से जो है वह 15 के लमसम क्वेश्चन रख रहा है, पॉलिटी से भी लगभग 15 क्वेश्चन आसपास रख रहा है, ठीक ना। उसके बाद जाके हमने बताया इंडियन ज्योग्राफी, इससे भी मोटा मोटी 15 क्वेश्चन रख रहा है, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन रख रहा है और साइंस से भी 10 से 12 क्वेश्चन रख रहा है। आप इस तरह से जोड़िएगा तो 60 से 70 क्वेश्चन आपको ये 4 से 5 टॉपिक से कवर हो रहा है। तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो आप सेट प्रैक्टिस करें और ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन आप अपने माइंड में सेटअप करें, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं इतना ही रखता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।